यलगार है, बाजार गर्म है इस वक्त फेक न्यूज़ का। और इस बाजार में भी जीतना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो कुछ ये कर रहे हैं फेक न्यूज़ के ज़रिए वो तमाम तर झूठा है, प्रोपेगेंडा है। पहले तो लोग छुप कर किया करते थे, अब इन्होंने खुलेआम शुरू कर दिया है। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, एक जो बहुत बड़ी वजह है कि ये सारे हालिया क्राइसिस के अंदर भारत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके नैरेटिव को उतनी पजीराई नहीं मिली, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो इंडियन मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, या लैक ऑफ इट है। क्योंकि ये दुनिया जान गई है कि ये जिस तरीके से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर और एक जो फेक न्यूज़ की जो पैडलिंग करते हैं, मतलब इस तरीके से करते हैं कि अब इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं कि कोई उनको ट्रस्ट बिल्कुल भी करता नहीं है। इनफैक्ट भारत के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं। कल भी मैं देख रहा था कि एक भारत के किसी सहाफ़ी ने ट्वीट किया हुआ था और वो ये कह रहे थे कि ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि दुनिया में सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत समझे जाने वाला जो मुल्क है, उसमें आज एक भी ऐसा मीडिया आउटलेट या चैनल नहीं है जो एक हकीकत पर मबनी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे। तमाम के तमाम जो हैं, या तो वो स्टेट के नैरेटिव को या फिर जिस तरीके से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसको वो आगे लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ओवरऑल आपको पता है कि भारत का उस लिहाज से जो नैरेटिव है वो दुनिया में नहीं चला। और अगर मैं ये बात करूं या एज अ पाकिस्तानी हम बात करें, चले हम ज़ाहिर है कि एक आपकी नेशनल बायस होती है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इंटरनेशनली अगर आप इस सारे इंसिडेंट को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है उसमें देखें कि बीबीसी क्या कह रहा है। बीबीसी की कमेंट्री थी, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लेटेस्ट लड़ाई हुई है उसमें पाकिस्तान इज द क्लियर विनर। और उन्होंने ये कहा है कि जो भारत है वो एक डिसाइसिव जो वार है पाकिस्तान के ऊपर करने में नाकाम रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन देयर वेपन्स। और उसके बावजूद जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो एयर पावर है उसको अंडर एस्टिमेट किया। अब इस तरह की बात आपको क्रिटिकल एनालिसिस भारत के अंदर तो नजर नहीं आएगा, तो उसमें मेरा ख्याल है कि भारत खुद भी एक्सपोज हो रहा है और अब आवाजें वहां पे उठ रही हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल अंधी तकलीद करते हैं, जो गोदी मीडिया जैसे कहते हैं। वहां पे सेंसिबल लोग भी हैं जो अच्छी रिपोर्टिंग भी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन वहां पर मसला ये है कि अगर वो आप बात करते हैं, आप कुछ खिलाफ FIR हो जाती है या आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। और इवन हालिया इस टेंशन के दौरान भी हमने देखा, द वायर जैसे उनकी एक सर्विस है या बाकी एक दो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं जिन्होंने जहाज गिरने की जो है वो तस्दीक की, उनके जो यूट्यूब पे प्रोग्राम्स वगैरह थे उनको उन्होंने उड़वा दिया, वहां पे नहीं किया। तो ये चीजें सारी भारत जो दुनिया है ना उसको समझ आ रही है। और ये बहुत बड़ी इसी वजह से आई थिंक जब पहलगाम वाकया हुआ तो इमीडिएटली उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। तो उनके जो अपने इत्तेहादी हैं वो ये बात मानने के लिए इसी वजह से तैयार नहीं थे कि देखो अभी तो वाकया हुआ नहीं है या कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। तो इस वजह से उनको ये सारा इन्होंने मिस हैंडलिंग की है। और उसकी जो सबसे मेरे ख्याल में बड़ी एक मिसाल मैं देख भी रहा था कि BBC के ऊपर कल, क्योंकि BBC तो पाकिस्तान का TV चैनल तो नहीं है, उनके जो हाई कमिश्नर हैं वहां पर बरतानिया में, उनका वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो जब वो कश्मीर के बारे में बात हुई तो उनके हाई कमिश्नर ने कहा नहीं, कश्मीर का तो कोई से लेना देना नहीं है। तो वो एंकर ने बहुत तहम्मुल से उन्होंने कहा कि हिज एक्सीलेंसी, कश्मीर जो है इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो वहां पर वो फिर उनके हाई कमिश्नर की शक्ल देखने वाली थी कि देखें वो जितनी मर्जी उन्होंने कोशिश की कि 370 खत्म हो गया, कश्मीर जो है अब हमने अपने में शामिल कर लिया है, ट्रम्प का हम बात कर रहे थे। दुनिया उनकी इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार। कामरान साहब, शक्लें तो वैसे कल से ही उन सब की देखने वाली हैं और देखने से ताल्लुक भी रखती हैं। अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिए एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब और रहमान नज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। हम चाहेंगे कि जो कल का जो एक एपिसोड था उसका रिकैप आप हमें दें। नेशन रियली वांट्स टू नो कि कौन कौन से जहाज़ पाक फ़ज़ाइया ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की और क्या क्या तबाही उधर मचाई गई। हम चाहेंगे कि आप उसका एक रिकैप हमें दें। बहुत शुक्रिया है ना आपका, अली का, आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का, और आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो कौम को इस शानदार फतह पर, जो शायद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो इंटेंसिटी थी ब्लो की या हमारे पंच की, उसके अंदर ये हासिल की गई है। जैसे मैं इसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा रिकैप आपके नाज़रीन के लिए करूंगा तो मैं शायद बेहतर कनेक्ट
कर पाऊंगा कल वाले एपिसोड को। पहला एपिसोड तब हुआ जिन्होंने राफेल 4 वाले जो अटेम्प्ट किया, आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान उनको जैम कर दिया। जैम तो नहीं, साइबर वॉरफेयर और एरोस्पेस सामने पर सारे लगाए थे फॉर्मूले, और फिर उसको उनको फोर्स लैंड भी नहीं बल्कि पैनिक लैंड करना पड़ा श्रीनगर पर। ये पहला उनका एपिसोड था। कॉम का प्रेशर बिल्ड हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि हम 72 जहाज एयरबोर्न कराएंगे। 72 में से सिर्फ 33-34 के करीब राफेल थे। पूरा फ्लीट उनका हवा में था उस रात को, जो 2-3 रात पहले हुआ, और 35 के करीब और जहाज इकट्ठे किए। 72 जहाजों का मतलब ये होता है, मैं आप नाज़रीन को सिंपल करके कोशिश करता हूँ पेश करने की। 72 जहाजों ने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना था। चंद जहाज जो थे वो स्टैंड ऑफ वेपन्स कैरी कर रहे थे, जो उन्होंने मारे, हमारे अंदर फायर किए, लेकिन बाकी जहाजों ने टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी पे पाकिस्तान के जहाजों को शूट करना था, जिसका मतलब ये था कि वो हंट करेंगे। मैं एक और यहाँ पे गुजारिश करता चलूं कि हर एवरेज 4 से 6 मिसाइल राफेल कैरी करता है, तो अगर 4 भी लगा ले तो उन जहाजों पर तकरीबन 350 मिसाइल लगे हुए थे, सिर्फ बियॉन्ड विजन यानी एयर टू एयर मारने के लिए पाकिस्तान के जहाजों को, चंद जहाजों को। तो आप रेशो निकाल लेना। तो मैं सल्यूट करता हूं उन फाइटर पायलट्स को, उनकी लीडरशिप को, एयरमैन तक जो टेक्नीशियंस इस मिशन में पाक फिजाई के शामिल थे उनको भी, क्योंकि ये आप नोट करें कि ना सिर्फ इन्होंने 5 जहाज मारे, बल्कि मैं उतना ही क्रेडिट इन फिजाइया के फाइटर पायलट्स को देता हूं जिन्होंने अपना तमाम के तमाम फाइटर जहाज सेफली अपने बेसिस पर खैरियत से लैंड करने में कामयाब हो गए। तो यहां से सिलसिला शुरू होता है। इंडिया को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि ये मुकाबले की बात नहीं है। एयरफोर्स ने बहुत इफेक्ट क्रिएट कर दिया, बहुत जल्दी क्रिएट कर दिया, एक बहुत इंटरनेशनल ह्यूमिडिटी उनके लिए है, उनके लिए नहीं, उनकी कंपनी के लिए, जिस कंपनी के जहाज चल रहे थे उनके लिए भी बैड पब्लिसिटी उन्होंने की। एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2 दिनों पे जो ड्रोन हमले हुए हमारे ऊपर। उन 2 दिन जो ड्रोन हमले हुए, एक और मिसकैलकुलेशन की हिंदुस्तान की लीडरशिप ने, और खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप ने। उन्होंने ये समझा कि जो हमने और ड्रोन क्यों चलाए थे वो बुनियादी तौर पर यही थे कि इसका रैकेज जो होता है, मलबा, वो नजर नहीं आता है, फिर राफेल कंपनी भी नाराज नहीं होती है, लोगों का प्रेशर भी बिल्ड नहीं होता है, पैसे भी थोड़े लगते हैं क्योंकि ड्रोन सस्ता होता है। उन्होंने समझा हम ड्रोन मारेंगे। हमने 71 उसमें से ना सिर्फ शूट डाउन कर लिए। अब देखिए किस किस कंपनी को उन्होंने लेट डाउन किया, वो मैं बाद में आता हूं। अब जब 2 दिन गुजर गए तो मिसकैलकुलेशन की, शायद उन्हें ज्यादा अना या जोम हो गया कि हमें कोई टच नहीं कर सकता। तो दिस इज द टाइम, द डिसाइसिव ब्लो जिसको कहते हैं। लैंड फोर्सेस ने तो किया ही है, मैं उनका क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन पाक फिजाइया ने तो जो पंच किया है, जो कल सुबह फजर से शुरू करके, मैं आपको फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं कि पाक फिजाइया ने सारी रात प्लानिंग की। चीफ ने उनके साथ मिलकर प्लानिंग की, लीड कर रहे थे पूरे मिशन को जमीन पर प्लानिंग के दौरान, और सुबह फजर की नमाज एयर चीफ ने साथ पढ़ी अपने सारे क्रू टीम, और वहां से नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उन्होंने रुखसत किया पूरे फॉर्मेशन को। और दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखिए कि अब उन्होंने जो पंच किया है, जो हमने किया है, उसको मैं मैयड नहीं कहता। लोग कह रहे हैं जी बड़ा कैलकुलेटेड। मैयड कैलकुलेटेड हमारे एंड में जरूर था कि हमने कैलकुलेशन बड़ी अच्छी की थी कि कहां मारना है, लेकिन मैयड नहीं था। मैयड से ऊपर की कैटेगरी थी, क्योंकि मैयड तो समझ ही नहीं आ रही थी पहले। इतने दिनों तक उनकी लीडरशिप को समझ ही नहीं आ रही थी कि जब तक मैयड कर रहे थे वो मिसअंडरस्टैंड करते थे हमारे रिजॉल्व को या हमारी कैपेबिलिटी को। तो मैयड से ऊपर का किया। तमाम हवाई अड्डे ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान को फेस कर रहे थे, उनके वेस्टर्न बॉर्डर पर और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर जो थे, उन सारों को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उनको तबाह कर देना, और ये जंग में आमतौर पर किया जाता है ताकि दुश्मन के जहाज वहां से टेक ऑफ और लैंड ना कर पाए, हमारे खिलाफ रेजिस्टेंस ना करे, हमारे शहरों पर, हवाई अड्डों पर हमला ना कर सके टेक ऑफ करके, हमारी फौज जो बड़ी फौज अगर आगे बढ़ रही हो तो उसको ना रेजिस्टेंस दे। तो ये जंग में किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने ये रिजॉल्व शो किया था कि ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हम एनी गिवन टाइम आपके सारे फ्रंट लाइन जो बेसिस हैं उनको तबाह कर सकते हैं। ये मैसेज दिया, बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन जो फेदर इन द कैप थी, जो बेस्ट शॉट जिसको कहूंगा मैं, वो उन्होंने किया, वो था S-400 मिसाइल का निशाना बनाना। देखिए S-400 मिसाइल रशिया का बना हुआ है, वेल सॉट आफ्टर है, दुनिया इसके पीछे होती है, बड़ा महंगा है, 1.5 बिलियन का ये यूनिट होते हैं। हिंदुस्तान ने ये समझा था कि हमारा ये जो एयर डिफेंस का सिस्टम है S-400, और ये